आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी दुश्मनी की बात करेंगे जिसने पिछले लगभग 70 सालों से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की। बिल्कुल। और ये टॉपिक बहुत डीप है। पर इससे पहले कि हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हाँ, जैसा कि आप कह रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। इसका डायरेक्ट असर पेट्रोल के दाम, ग्लोबल इकोनॉमी और पूरे मिडल ईस्ट की शांति पर पड़ता है। राइट। हम इस डीप डाइव में समझेंगे कि कैसे दो ऐसे देश जो कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, आज बेसिकली एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ये सच में काफ़ी शॉकिंग लगता है। जी, क्योंकि हम आज की इस दुश्मनी को नहीं समझ सकते जब तक हम उस वक्त को ना देखें जब ये दोनों देश प्रैक्टिकली क्लोज एलाइज थे। हाँ, एग्जैक्टली। शुरुआत में देखा जाए तो ये दोस्ती एक प्रॉफिटेबल बिजनेस पार्टनरशिप जैसी थी। बिल्कुल, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डील। वही ना, वर्ल्ड वॉर II के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ एक दीवार चाहिए थी, एक बफर। और ईरान का ज्योग्राफी उसके लिए परफेक्ट था। और उसके बदले में ईरान के पास बहुत सारा तेल था, ऑयल। सही कहा। तो अमेरिका ने ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को उनकी मिलिट्री और इकोनॉमी में बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया। सब सही चल रहा था, पर फिर आता है 1953 का साल। ऐसा क्या हुआ वहां जिसने ये सब पलट दिया? देखिए, डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास का सबसे पहला बीज ना 1953 में ही बोया गया था। उस टाइम पर ईरान में मोहम्मद मोसद्देक नाम के एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि आम जनता में बहुत पॉपुलर थे, राइट? हाँ, बहुत पॉपुलर थे क्योंकि उनका विजन बड़ा क्लियर था। उस वक्त ईरान का सारा ऑयल इंडस्ट्री पहले से ब्रिटिश कंट्रोल में था। अच्छा। तो तेल ईरान का था पर प्रॉफिट ब्रिटेन को जाता था। अच्छा। तो मुसद्दिक ने डिसाइड किया कि वो इस ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करेंगे। उनका मानना था कि देश के रिसोर्सेज पर जनता का हक है। पर अमेरिका और ब्रिटेन इससे डर गए। उन्हें लगा कि उनका ऑयल से कंट्रोल चला जाएगा और वहां केओस होगा जिसका फायदा उठाकर सोवियत इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। वेट, क्या अपना तेल खुद कंट्रोल करना है इतनी बड़ी गलती थी कि CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर लिटरली ऑपरेशन एजेक्स चला दिया? हाँ, बिल्कुल यही हुआ था। मतलब उन्होंने ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करवाए और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुसद्दिक को पावर से हटाकर शाह को वापस पावर में ले आए। ये तो बहुत एक्सट्रीम है। बहुत एक्सट्रीम है। और यही वो सो व्हाट मोमेंट है जिसे समझना जरूरी है। यही वो एग्जैक्ट वक्त था जब आम ईरान के लोगों को लगा कि अमेरिका उनकी डेमोक्रेसी में दखल दे रहा है। आज भी उनकी अमेरिका के प्रति जो नफरत है ना, उसका सबसे बड़ा इमोशनल फाउंडेशन यही 1953 का कू है। उन्हें लगा कि उनकी आज़ादी छीन ली गई है। वाह। और उस कू के बाद शाह वापस तो आ गए और उन्होंने इकोनॉमी भी बढ़ाई, पर अंदर ही अंदर इसने आम जनता के बीच गुस्से का एक ज्वालामुखी तैयार कर दिया था। एग्जैक्टली। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बहुत कुछ हो रहा था पर लोग खुश नहीं थे। हाँ, क्योंकि 1953 से 1979 तक ईरान रैपिडली मॉडर्नाइज तो हुआ। अमेरिका ने उन्हें लेटेस्ट वेपन्स दिए, पर यहां मुझे एक बहुत बड़ा आयरनी नजर आता है। क्या? मतलब अमेरिका ने उस टाइम एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव के अंदर ईरान का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू करवाया था। ओ हाँ, वही सेम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो आज दोनों के बीच सबसे बड़ा झगड़ा बना हुआ है, अमेरिका ने खुद शुरू करवाया था। ये हिस्ट्री का एक बहुत अजीब ट्विस्ट है सच में। पर इस मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा डार्क साइड भी था, जो आप उस ज्वालामुखी की बात कर रहे थे ना। राइट। शाह के दौर में वेल्थ अनइक्वल थी और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को कंप्लीटली कुचला गया था। शाह की जो सीक्रेट पुलिस थी सावाक, वो अपने ब्रूटल टॉर्चर के लिए बहुत नोटोरियस बन गई थी। तो इकोनॉमी बढ़ रही थी पर लोग प्रैक्टिकली डर में जी रहे थे। बिल्कुल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सावाक का डर। इसका नतीजा ये हुआ कि 1979 आते आते रूह-अल्लाह खुमैनी के लीडरशिप में एक बहुत बड़ी क्रांति यानी रेवोल्यूशन हुई, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, शाह को पावर से हटा दिया गया और ईरान प्रैक्टिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इस नई गवर्नमेंट ने नई आइडेंटिटी के साथ अमेरिका को ग्रेट शैतान यानी सबसे बड़ा शैतान
का नाम दिया। ये तो एक कंप्लीट 180 डिग्री टर्न हो गया। कल के दोस्त आज सबसे बड़ा शैतान। सही कहा। और रेवोल्यूशन के बाद जो सड़कों पर जनता का गुस्सा था ना, वो डायरेक्ट डिप्लोमेटिक अटैक्स में बदल गया। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नवंबर 1979 का वो शॉकिंग मोमेंट है जब ईरानी स्टूडेंट्स के ग्रुप ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर सीधा हमला कर दिया। हाँ, वो बहुत ड्रामेटिक था। मतलब उन्होंने एम्बेसी के अंदर 66 अमेरिकन को पकड़ा और उनमें से 52 लोगों को पूरे 444 दिनों तक हॉस्टेज बनाकर रखा। 444 डेज। ये तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। बहुत बड़ा। और देखिए, इन स्टूडेंट्स की डिमांड क्या थी? वो चाहते थे कि शाह, जो उस वक्त अमेरिका में थे, उन्हें वापस ईरान भेजा जाए ताकि उन पर ट्रायल चल सके। अच्छा। और वो ये भी चाहते थे कि अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों की, बेसिकली 1953 के कू की सजा भुगते और माफी मांगे। पर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जो उस वक्त थे, उन्होंने ऐसे ही तो छोड़ नहीं दिया होगा उन्हें। मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने एक मिलिट्री रेस्क्यू मिशन ट्राई किया था। हाँ, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, राइट। जो कि प्रैक्टिकली डेजर्ट में एक रेगिस्तान में बुरी तरह फेल हो गया। हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए थे। एग्जैक्टली। और इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा अंजाम ये हुआ कि अमेरिका ने ईरान के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। फॉर्मल एम्बेसीज बंद हो गई और सैंक्शंस का एक लंबा दौर शुरू हो गया। मतलब बातचीत का रास्ता ही बंद हो गया। ये दुश्मनी अब परमानेंट हो चुकी थी। हाँ, और जब डायरेक्ट बातचीत बंद हो जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। दोनों देश दूसरे तरीकों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। 1980s का दशक इसीलिए काफी कंफ्यूजिंग और ट्रेजिक था। 1980s में तो बहुत सारी अजीब चीजें हुई। जैसे जब 1980 में ईरान इराक वॉर शुरू हुई, जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था, तो अमेरिका ने अनऑफिशियली इराक का साथ दिया। उन्हें डर था कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन बाकी मिडिल ईस्ट में भी ना फैल जाए। पर इस दौरान एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी। आप 1988 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 1988 में यूएस नेवी की एक शिप ने गलती से ईरान एयर फ्लाइट 655, जो कि एक पैसेंजर प्लेन था, उसको मिसाइल मारकर गिरा दिया। इसमें 290 आम नागरिक मारे गए। अमेरिका कहता है रेडार एरर था, पर ईरान इस इंसिडेंट को आज तक एक इंटेंशनल हमला मानता है। ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा वूंड है और इस वक्त अमेरिका की पॉलिसीज में एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था, जिसे ईरान कॉन्ट्रा अफेयर कहते हैं। ओह हाँ, ये तो पूरा एक मूवी जैसा प्लॉट लगता है। बिल्कुल। एक तरफ अमेरिका दुनिया के सामने पब्लिकली ईरान का विरोध कर रहा था और इराक को सपोर्ट कर रहा था, पर दूसरी तरफ पर्दे के पीछे रेगन एडमिनिस्ट्रेशन सीक्रेटली ईरान को वेपन्स बेच रहा था। वेपन्स बेच रहा था ताकि उस पैसे का क्या करें? ताकि उन पैसों से निकरागुआ में जो एंटी कम्युनिस्ट रेबल्स थे, उन्हें इलीगली फंड किया जा सके। ये तो बेसिकली अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने रख देता है। मतलब आप पब्लिक में दुश्मन हो, पर प्राइवेट में वेपन्स की डीलिंग चल रही है। एग्जैक्टली। और इसने ट्रस्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया। फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीधे आमने सामने की जंग से हटकर प्रॉक्सी वॉर्स में बदल गई। ये प्रॉक्सी वॉर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है। अगर इसको सिंपल तरीके से समझें तो ये ऐसा है जैसे दो दुश्मन आपस में सीधे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। दूसरे देशों के आंगन में लड़ाई हो रही है। सही एग्जाम्पल है ये। ईरान ने देखा कि वो सीधे अमेरिका से नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए लोकल ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे लेबनान में हेजबोला, गाजा में हमास और इराकी मिलिशियाज को। बिल्कुल। और उन्होंने येमेन और सीरिया में भी अपना नेटवर्क बनाया। देखिए, ईरान का मानना था कि वो इस तरह अमेरिका और इजराइल के डोमिनेशन को रोक रहा है, एक बफर जोन क्रिएट कर रहा है अपने बचाव के लिए। हाँ, पर वेस्ट के लिए ये सीधा टेररिज्म था और डिस्टेबलाइजेशन था। और उसके ऊपर 2002 के बाद एक और नया मुद्दा जुड़ गया। सबसे बड़ा मुद्दा बन गया उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। वही प्रोग्राम जो अमेरिका ने शुरू करवाया था। अब वेस्ट को डर था कि ईरान सिविलियन एनर्जी के बहाने से एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। सही कहा। जबकि ईरान लगातार ये क्लेम करता रहा कि उनका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल एनर्जी और मेडिकल रिसर्च के लिए है, पर किसी को विश्वास नहीं था। और इस डिस्ट्रस्ट का नतीजा क्या निकला? अमेरिका ने ग्लोबल बैंकिंग और ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बहुत ही सिवियर सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शंस ने प्रैक्टिकली
ईरान की इकोनॉमी, उनकी करेंसी और एम्प्लॉयमेंट को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। आम लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी, बेसिक चीजें मिलना बंद हो गई थी। पर फिर 2015 में एक उम्मीद की किरण दिखी थी दुनिया को। JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई। हाँ, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर। एग्जैक्टली उसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी ग्लोबल पावर्स ने मिलकर सैंक्शंस कम किए और उसके बदले में ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करने पर अग्री किया और इंस्पेक्टर्स को अलाउड किया। लगा था कि चलो सिचुएशन अब ठंडी हो जाएगी। लेकिन ये शांति बहुत ही कम समय के लिए थी। बहुत कम। कुछ ही सालों में सिचुएशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो गई। क्योंकि 2018 में अमेरिका में लीडरशिप चेंज हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अमेरिका को इस न्यूक्लियर डील से बाहर निकाल लिया और उन्होंने एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया। सारे सैंक्शंस वापस लगा दिए। हाँ, और फिर आता है जनवरी 2020 का वो शॉकिंग दिन जब यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के सबसे पावरफुल जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार दिया। ये इवेंट एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था। अगर हम न्यूट्रली देखें तो दोनों साइड का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है इस पर। हाँ। अमेरिका के लिए सुलेमानी एक टेररिस्ट थे और बहुत सारे अमेरिकन अटैक्स के मास्टरमाइंड थे, तो उनका न्यूट्रलाइज करना उनकी डिफेंस थी। राइट। और उसके बाद तो साइबर वॉरफेयर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन और बेसिकली शैडो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ गए, जिसमें इजराइल का भी बड़ा रोल सामने आया क्योंकि इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। बिल्कुल, इजराइल का रोल इस शैडो वॉर में बहुत बड़ा है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक जनरल सवाल आता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित है? मान लीजिए एक आम इंसान है, जैसे भी इंडिया में रहने वाले किसी व्यक्ति को इस दुश्मनी से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम 2023 से लेकर आज 2026 की करंट सिचुएशन देखें ना, तो गाजा वॉर के बाद रेड सी, सीरिया और इराक में टेंशन्स अपने पीक पर हैं। आज 2026 में तो डायरेक्ट स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं। हाँ, न्यूज में रोज आता है। और सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये एक पतला समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। 20%? वो तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, अगर ये ब्लॉक हो गया या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शिप्स रुक गए तो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस आसमान छुएंगे। इंडिया जैसे देश जो ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वहां इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। और ट्रांसपोर्ट महंगा होने का मतलब है कि सब कुछ महंगा होना। एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये किसी दूर देश की लड़ाई नहीं है, ये हमारी डेली इकोनॉमी को डुबा सकती है। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या निकलता है? ये दुश्मनी सिर्फ आज की पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि 70 सालों के गुस्से, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और एक दूसरे पर डीप अविश्वास का नतीजा है। बिल्कुल, एक डीप डिस्ट्रस्ट है दोनों के बीच। अमेरिका को डर है न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिटेंट ग्रुप्स का, और ईरान को डर है रिजीम चेंज और अपने चारों तरफ मिलिट्री एनसर्कलमेंट का। दोनों अपने अपने डर से ऑपरेट कर रहे हैं। पर सच तो ये है कि कोई भी देश फुल स्केल वॉर नहीं चाहता। उसका नुकसान दोनों को होगा। पर आज 2026 में ये पूरी दुनिया का सबसे फ्रेजाइल और नाजुक कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। सच में। पर दोस्तों, इस सब के बीच एक थॉट ये भी आता है कि क्या आने वाले 20-30 सालों में जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगी तो ऑयल पर फोकस कम होने के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट भी बदल जाएगा? खैर, इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत से शांति आ सकती है, या ये टेंशन्स हमेशा बनी रहेंगी और एक बड़ी जंग में बदल जाएंगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। पर एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, आप यहाँ तक आ गए, तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।